नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यस बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ऐसे में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आता है कि क्या यस बैंक फाइनली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। पिछले 4 साल से अगर यस बैंक को देखा जाए, किसी समय 400 के ऊपर ट्रेड करने वाला ये शेयर गिरता हुआ ₹5.5 आ गया था। ₹5.5 के बाद काफ़ी फ्रेंजी क्रिएट हुई और जब इसका रेट 11-12 रुपये आया, इसके अंदर एफपीओज आने शुरू हुए और ₹12 पे जब इसका एफपीओ आया था, उस समय काफ़ी प्रेडिक्शंस थे। हम भी पिछले 4 साल से इसके ऊपर कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहे हैं, हर लेवल पे हमने इसको फॉलो करा है और ज़्यादातर मैंने पर्सनली यस बैंक को फेवर करा है, यस बैंक को सपोर्ट करा है। यस बैंक को सपोर्ट करने का मेरा सबसे बड़ा कारण है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पे मुझे ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है और जिस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, वहां से इंडियन बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स निकल कर आएगा आने वाले 10 से 15 सालों में। लेकिन अगर पिछले 4 साल के यस बैंक को ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यस बैंक एक आंख मिचोली का गेम अपने इन्वेस्टर्स के साथ खेल रहा है। एक प्राइस रेंज में इसका स्टॉक ट्रेड करता है। कुछ समय के लिए यस बैंक के शेयर में हमेशा फ्रेंजी क्रिएट होती है, चाहे वो किसी रिजल्ट की वजह से हो या किसी और वजह से हो, बट बाद में यस बैंक का शेयर जनरली अपनी बेस लाइन पे वापस आ जाता है। यानी कि कोई बहुत मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन यस बैंक के शेयर से अभी तक पिछले 4 सालों में नहीं हुआ है। यस बैंक के सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस वजह से ये शेयर प्राइस इसकी रुकी रहती है, जिस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो कितने प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। यस बैंक जो कि एक बड़े बैंक की गिनती के बाद एक पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो गया था और अभी भी अपने उस स्टेटस को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्या अब यस बैंक फाइनली एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल के एक डेफिनेटिव फंडामेंटली गुड इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ चुका है? यही सारी बातें आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। इस वीडियो को मेरे पिछले यस बैंक के वीडियोस का फॉलो अप वीडियो की तरह ही कंसिडर करिएगा, साथ ही साथ एक एनालिटिकल एजुकेटिव वीडियो की तरह इसको कंसिडर करिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी किसी भी बात को अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती करेंगे तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। यस बैंक, इंडियन बैंकिंग सेक्टर, यस बैंक के आने वाले प्रोस्पेक्ट्स, करंट सिनेरियोज, इन सब बातों को कंपाइल करके आज हम यस बैंक को प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आगे चल के यस बैंक में जिस तरह की भी डेवलपमेंट्स होंगे उनको भी आगे हम फॉलो करते रहेंगे, जैसे पिछले 4 साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं। यस बैंक के शेयर्स करीब 10% तब बढ़े जब उनके अच्छे Q2 रिजल्ट्स आए। अगर हम देखें तो यस बैंक भारत का 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एक ऐसा यूनिवर्सल बैंक है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। 1300 से ज्यादा इसके एटीएम्स हैं और इसके साथ एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, जो कि 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। यस बैंक का नॉन इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर के दौरान 16.3% बढ़ के 1407 करोड़ हो गया। ओवरऑल डिपॉजिट्स 18% पर ही रहे, जो इंडस्ट्री वाइड क्रेडिट ग्रोथ के शॉर्टफॉल के ट्रेंड से उलटती है। बैंक ने क्वार्टर के दौरान करीब 1314 करोड़ की फ्रेश स्लिपेजेस विटनेस की। यस बैंक के शेयर्स में 28 अक्टूबर को बीएसई में 9.5% से ज्यादा की रैली देखी गई और शेयर ₹21.29 पर पहुंच गया। बैंक ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 147% की जंप रिपोर्ट की, जो कि 566.59 करोड़ तक पहुंच गई। प्रोविजनिंग की कमी इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, यानी कि प्रोविजनिंग इस समय बैंक को कम करनी पड़ी है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बैंक्स के नेट प्रॉफिट्स में प्रोविजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले साल इसी पीरियड में बैंक का नेट प्रॉफिट 28.64 करोड़ था, जबकि प्रीसीडिंग जून क्वार्टर में ये 516 करोड़ था। कोर नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 14.3% बढ़कर 2200 करोड़ रुपीस हो गई थी। 12.4% की ओवरऑल एडवांसेस ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% तक बढ़ने से नॉन इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर के दौरान करीब 16.3% बढ़कर 1407 करोड़ हो गई। बैंक का अगर एम देखा जाए तो FY25 में डिपॉजिट्स में 17 to 80% ग्रोथ और एडवांसेस में करीब 13 to 40% ग्रोथ का है, जैसे इनके चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी ने कहा। एक सीनियर बैंक ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 0.7% का ड्रैग है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बैलेंसेस जो हैं वो इसका मेन रीजन है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि FY25 के फर्स्ट 6 मंथ्स में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रंट की कोई शॉर्टफॉल नहीं रही और धीरे धीरे RIDF बैलेंसेस कम हो जाएंगे।
बैंक ने क्वार्टर के दौरान करीब 1014 करोड़ की फ्रेश स्लिपेजेस भी विटनेस की हैं, जिसमें से 1179 करोड़ रिटेल एसेट से आया। रिटेल एसेट सेटबैक्स में से 40% अनसिक्योर्ड लोन के कारण था, जहां इंडस्ट्री को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि अनसिक्योर्ड फ्रंट पर स्लिपेजेस ने पीक लेवल को छू लिया है और साल के बाकी समय के लिए फ्लैट रह सकते हैं, इससे पहले कि साउथवर्ड जर्नी शुरू हो। बैंक अपने अनसिक्योर्ड रिटेल बुक में एग्रेसिवली इंक्रीज नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा, और बाउंस रेट्स में कोई अपसर्ज नहीं है और कलेक्शंस प्रेजेंटली काफी स्ट्रांग है। कि अगर हम यस बैंक के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स की की हाइलाइट्स देखें तो नेट प्रॉफिट्स हैं 553 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145.6% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.1% बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 975 करोड़ हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.7% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.2%। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 2200 करोड़ की है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.3% बढ़ चुकी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल है, करीब 2.4%। नॉन इंटरेस्ट इनकम फॉर दिस क्वार्टर हैज बीन अराउंड 1407 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.3% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17.3% बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.8% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.9% बढ़ चुके हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 73% पे, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 74.4% था और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 74.3% है। रिटर्न ऑन एसेट्स इस क्वार्टर में 0.5% पर है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.2% पर थे और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 0.5% पर थे। अगर हम बैलेंस शीट मोमेंटम को देखें तो डिपॉजिट एक्रीशन में 18.3% ईयर ऑन ईयर और 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सस्टेन मोमेंटम है। कासा रेशियो में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है 32% पर और ईयर ऑन ईयर पर 260 बेसिस पॉइंट्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 120 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज है। नेट एडवांसेस ग्रोथ करीब 12.4% ईयर ऑन ईयर है। एसएमई में सस्टेन्ड ग्रोथ मोमेंटम ईयर ऑन बेसिस पे 25.8% ऊपर रहा है। मिड कॉर्पोरेट एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.5% इंक्रीज, कॉर्पोरेट एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.8% इंक्रीज और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4.6% इंक्रीज हुआ है, जबकि रिटेल एडवांस ग्रोथ फ्लैटिश है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजी के अनुसार NIL, PSL शॉर्टफॉल इस क्वार्टर में ओवरऑल रिक्वायरमेंट और सब कैटेगरीज में असेट क्वालिटी मैट्रिक्स में काफी अच्छा सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपी रेशियो इस क्वार्टर में रहा है 1.6%, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2% और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 1.6% था। एडवांसेस के रूप में, जिसमें नेट एनपीएस प्लस नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसआर होती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आधा होकर 0.9% पर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल है। एनपीए प्रोविजन कवरेज रेशियो, जिसको पीसीआर रेशियो भी कहा जाता है, 70% पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 56.4% था और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 67.6% था। रिजोल्यूशन मोमेंटम इस क्वार्टर में करीब 1021 करोड़ है। स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स करीब 2125 करोड़, जो कि 0.9% ऑफ एडवांसेस हैं। अगर हम इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री को देखें तो ग्लोबली इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री 3rd नंबर पर आती है। बीसीजी ने प्रेडिक्ट किया है कि डिजिटल पेमेंट्स का प्रोपोर्शन 2026 तक 65% पहुंच जाएगा। एग्री फाइनेंस का डिजिटलाइजेशन आरबीआई और आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स को पूरी तरह से डिजिटल और हैसल फ्री बनाया जा सकेगा। इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री प्रेजेंटली करीब $111 बिलियन पर है, जो कि 2029 तक बढ़ के $421 बिलियन में पहुंच जाएगी। इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम ग्लोबली, जैसे कि मैंने कहा, 3रे स्थान पर है। कुछ सुपर ऐप्स भी बैंकिंग लाइसेंसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स की ओर रुख कर रही हैं। प्रेजेंटली देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इंक्लूजन और कंप्लीटिवनेस में मार्क्ड इंप्रूवमेंट्स लाए गए हैं, खासतौर से डिजिटल लेंडिंग में। जुलाई 2024 तक 602 बैंक्स एक्टिवली यूपीआई का यूज कर रहे हैं। इस ड्यूरेशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की टोटल संख्या 15.08 बिलियन थी, जिसकी टोटल वैल्यू करीब $25.27 बिलियन थी। आरबीआई ने केसीसी लेंडिंग को डिजिटलाइज करने के लिए पायलट शुरू कर दिया है, जिससे एफिशिएंसी, हायर कॉस्ट सेविंग और टीएटी में रिडक्शन आएगी। ये रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। नवंबर 2022 में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको सीबीडीसी भी कहा जाता है, पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यूनियन बजट 2023 में एक नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का निर्माण किया गया, जो कि फाइनेंशियल और एंसिलरी डाटा के सेंट्रल डिपॉजिटरी के रूप में काम करेगा। मार्च 23 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
ने एयरटेल के साथ मिलकर दिल्ली में आईपीबी कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज शुरू करी थी। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस बाकी किसी भी देश से कहीं बेहतर हैं। क्रेडिट, मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि इंडियन बैंक्स आमतौर पर रेजिलिएंट हैं और ग्लोबल डाउनटर्न के सामने काफ़ी अच्छी तरीके से खड़े हैं। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री ने हाल ही में पेमेंट्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे इनोवेटिव बैंकिंग मॉडल्स को भी रोल आउट देखा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर रीच बढ़ाने पर भी काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, पोस्ट पेमेंट बैंक्स जैसी डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से इन सारी स्कीम्स को आगे बढ़ाया गया है। इन सारी स्कीम्स के साथ डिजिटल पेमेंट्स, न्यू बैंकिंग, इंडियन एनबीएफसीज और फिनटेक के उभरने जैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ने भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है और हमारे देश में क्रेडिट साइकिल को फ्यूल किया है। इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री का अनुमान है कि 2025 तक ये करीब $150 बिलियन पहुंच जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने का सिर्फ इतना मतलब है ताकि आप समझ सकें कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब तक हम येस बैंक को या किसी भी और बैंक को इंडियन बैंकिंग सेक्टर के साथ और इंडियन इकोनॉमी के साथ ओवरलैप करके नहीं समझने की कोशिश करेंगे, उसके रिजल्ट्स को उस नज़र से एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते और हम लॉजिकली इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम येस बैंक में क्यों इन्वेस्ट करें, किस रेट पे इन्वेस्ट करें, कहां तक इसको होल्ड करें और इन्हीं सारे बेकार के सवालों में उलझ कर रह जाएंगे। भारत के बैंकिंग सेक्टर में इस समय करीब 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 44 फॉरेन बैंक्स हैं और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। जून 2024 तक इंडिया में टोटल 15,17,580 माइक्रो एटीएम्स थे। साथ ही 1,26,772 ऑन साइट एटीएम्स और कैश रिसाइकलिंग मशीन, जिसको CRMs भी कहा जाता है, वो थे। पिछले कुछ टाइम से हर महीने करीब 700-800 एटीएम पूरे भारत में नए जुड़ जाते हैं। रूरल इंडिया में 100% नए बैंक अकाउंट्स ओपन करने की भी एक कोशिश रहती है, यानी कि हर कुछ समय में जितने टोटल बैंक अकाउंट्स किसी भी रूरल एरिया में खुले हुए हैं उनको डबल किया जाए और अब ये सारा प्रोसेस डिजिटली हो रहा है। 2024 में पब्लिक और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स की टोटल एसेट्स करीब $1,861 बिलियन और $1,264 बिलियन थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास टोटल एसेट्स $1,861 बिलियन के थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास $1,264 बिलियन के थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एसेट्स टोटल बैंकिंग एसेट यानी कि पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स का 59.53% है। 2024 में पब्लिक बैंक्स का इंटरेस्ट इनकम करीब $128 बिलियन रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की इंटरेस्ट इनकम इसी समय करीब $95.7 बिलियन रही है। पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और गवर्नमेंट और आरबीआई के सभी स्टेक होल्डर्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से यूपीआई वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रहा है और रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर रहा है। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसको चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से हो या बैंक अकाउंट्स नए खोलने की वजह से हो, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से हो, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की वजह से हो या रिटेल लोन बुक भी बढ़ रही हो या एक आम सिटीजन की भी जो लोन की रिक्वायरमेंट्स है या जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से हो। जिस तरीके से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है वो पूरी तरीके से भारत की इकोनॉमी के साथ अलाइंड है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रख के किसी भी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे तो हम एक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। जहां तक बात है येस बैंक की, ये देखना अब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जिस तरीके से येस बैंक का स्टॉक पिछले 4 साल से एक बहुत स्ट्रिक्ट रेंज के अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने के बाद क्या ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर पाएगा और क्या नए हाइस की तरफ चल पाएगा? क्या येस बैंक यहाँ से ₹30, ₹40, ₹50 और आने वाले समय में ₹100 टच कर पाएगा? इतना जरूर है कि येस बैंक के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी एक बहुत बड़ी इक्विटी। येस बैंक के नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स पर शेयर हमेशा थोड़ी कम रहती है। ज़्यादा प्रॉफिट में भी कुछ पैसे की ही EPS होकर रह जाती है। लेकिन जिस तरीके से बैंकिंग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेंगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि येस बैंक का शेयर कितना आगे यहाँ से बढ़ पाता है। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आप मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में हम मार्केट्स को स्टडी करते हैं, सेक्टर्स को स्टडी करते हैं और कैसे हम अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।